हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू परचम क्लासेस। आई एम जानवी। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ल्यूसेंट की जनरल अवेयरनेस की एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे अलग अलग फैकल्टी से स्टैटिक पोर्शन पूरा पढ़ते हो। इस सीरीज में हम फोकस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो और स्ट्रांग हो सके। ये लेक्चर वीकली 2 दिन आएगा और अगर आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारी वेबसाइट perchamclasses.in पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है। जो बच्चे जिनके पास पीडीएफ बैंक है, उस पीडीएफ बैंक में ऑटोमेटिक ये सारी जो लेक्चर की पीडीएफ है वो ऐड ऑन हो जाएंगी। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है पीडीएफ बैंक के बारे में, मैं बता दूं कि पीडीएफ बैंक के अंदर आपको यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर्स पढ़ाए जा रहे हैं उन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाती है। नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आप सब ट्राई करना कि साथ में आप सब कमेंट सेक्शन में हर एक क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है। पहले क्वेश्चन की बात हो रही है, हु वाज द फर्स्ट रिसर्चर टू यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहली बार किस रिसर्चर ने इंडस वैली सिविलाइजेशन ये टर्म जो है उसका इस्तेमाल किया? तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल, यानी कि ए। जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन टर्म यूज किया। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा एरिया देखें तो आपका नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो आपका पोर्शन है, इतने दूर में ये पूरी पूरी सिविलाइजेशन जो है बसी हुई थी। इसकी कार्बन डेटिंग से जो ईयर पता चला है इस पूरी सिविलाइजेशन का, वो है 2500 से लेके 1750 बीसी तक। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, who rejected the belief that our world is achal, ठीक है, and asserted that the earth is spherical and spin on its own axis। क्वेश्चन समझिए, यहां पे पूछा जा रहा है कि दिए गए पर्सन्स में से किसने जो ये बिलीफ था कि हमारी अर्थ इमूवेबल है, यानी कि मूव नहीं कर सकती है, इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। और उन्होंने कहा कि जो हमारी धरती है वो स्फेरिकल शेप की है और वो अपने खुद के एक्सिस पे स्पिन करती है, यानी कि रोटेट करती है। आपका आंसर हो जाएगा डी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन है। ये गुप्ता डायनेस्टी के कंटेम्पररी हैं। 23 ईयर की एज में इन्होंने एक बुक लिखी आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर इन्होंने सन और मून से रिलेटेड काफी सारी चीजें डिस्क्राइब की, जिसमें से एक ये भी था कि जो धरती है हमारी वो स्फेरिकल है और खुद की धुरी पे घूमती है। साथ ही साथ उन्होंने उस बुक में सही प्रिसाइज डिस्टेंस कैलकुलेट की अर्थ और मून के बीच की। इंडिया की जो फर्स्ट सैटेलाइट थी वो आर्यभट्ट के नाम पे ही रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है, व्हाट डिफाइंस अ रिपब्लिक इन टर्म्स ऑफ इट्स गवर्नेंस, यानी कि रिपब्लिक जो स्टेट होते हैं उनमें किस टाइप की गवर्नेंस देखने को हमें मिलती है, ये है आपके क्वेश्चन का मतलब। अब आप ऑप्शंस देखिए। अ स्टेट लेड बाय अ मोनार्क विथ एब्सोल्यूट पावर, a state where power is held by single political party, or a state in which the people and their elected representative hold the supreme power, और last option है a state governed by religious leaders। आपका आंसर हो जाएगा सी, ऐसा स्टेट जहां लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और पब्लिक और रिप्रेजेंटेटिव के पास ही सुप्रीम पावर होती है। रिपब्लिक का मतलब ही होता है पब्लिक मैटर, ठीक है। इनके यहाँ पे
जो लोग होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं ऐसे स्टेट में, उनके पास वोटिंग के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने की पावर होती है। साथ ही साथ यहाँ पे सिटीजन्स को एक बेसिक राइट्स दिए जाते हैं सो दैट जो वहां की माइनॉरिटी है उन्हें ऑपरेशन से जो है, उन्हें ऑप्रेस ना किया जा सके, उन्हें बचाया जा सके इन सारी चीजों से। देखो रिपब्लिक जो है वो एक लैटिन टर्म से लिया गया है, रेस रिपब्लिका, जिसका मतलब ही होता है द पब्लिक थिंग। नाउ देखो ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी इकोनॉमी का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। दी गई स्टेटमेंट में से हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज करनी है। पहला आपका ऑप्शन कहता है कि इट इज कैलकुलेटेड एंड पब्लिश्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एवरी मंथ, यानी कि मंथली बेसिस पे सीएसओ इसे कैलकुलेट करती है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि जो आईआईपी है वो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को भी इंडिकेट करता है, और आईआईपी के अंदर जो है आपके 40% जो वेटेज रखने वाले इकोनॉमी में कोर सेक्टर हैं 8, उनको भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएगा आपका डी। अब देखो जो आईआईपी आपका इंडेक्स है वो एक प्राइम इंडिकेटर है हमारी इकोनॉमी का, क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है 8 कोर इंडस्ट्रीज में, कौन कौन सी हैं 8 कोर इंडस्ट्री आपकी? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 8 कोर इंडस्ट्री के प्रोडक्शन लेवल को चेक करता है, कैलकुलेट करता है मंथली बेसिस पे, और इसका जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन है वो आपकी सीएसओ करती है। ठीक है, बेस ईयर क्या लिया जाता है? बेस ईयर देखो, बेस ईयर से ही हम प्रेजेंट ईयर के प्रोडक्शन को कंपेयर करते हैं। तो जो आईआईपी का बेस ईयर है वो 2011-12 है। ठीक है, अब इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के बाद इसे कंपाइल करके रिलीज करने का काम ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर का है। बेसिकली ये जो ऑफिस है ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इसके अंदर ये ऑफिस आपका आता है। नाउ हु इज क्रेडिटेड विथ क्वाइनिंग द टर्म सेल? सेल टर्म को किसने क्वाइन किया था? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट हुक। अब देखो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप डेवलप किया, उसके बाद उन्होंने एक कॉर्क सेल ली और उसकी थिन स्लाइड को उस माइक्रोस्कोप के अंदर जो है उस सेक्शन को जो है ऑब्जर्व किया। 30x का माइक्रोस्कोप था, इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा डिटेलिंग तो उन्होंने नहीं डिस्कवर कर पाई, लेकिन उन्हें कुछ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसे फॉर्मेट जो है उस सेल में दिखाई दिए। अब देखो इन्होंने इसका नाम सेल इसलिए रखा क्योंकि एक लैटिन का वर्ड है सेलुला, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। तो ये लिटिल रूम जैसा उन्हें लगा और इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा सेलुला के ऊपर सेल। ओके, अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ आपको एसएससी जनरल अवेयरनेस कोर्स के बारे में बताना चाहूंगी। जो भी बच्चे 2024 का एसएससी एग्जाम देने वाले हैं उनको ये कोर्स बहुत ही ज्यादा फायदे करेगा। कैसे? देखो यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सारे के सारे पीडीएफ लेक्चर्स के साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 मॉक पेपर्स भी आपको दिए जाएंगे। तो जो बच्चे 2024 के एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये जो कोर्स है ये बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा। देखो कोई भी क्वेरी हो, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पर हमारे नंबर दिए हुए कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है व्हेन वाज द अभिधम्म पिताका गॉट कंपाइल्ड। अब देखो अभिधम्म पिताका जो है ये वन ऑफ दी पिताकाज है जो बुद्धिस्ट रिलीजन में यहाँ पे कंपाइल की गई। तो आपका आंसर हो जाएगा सी,
थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पिताका को जो है कंपाइल किया गया था। 3 पिताकास होते हैं, अभिधम्म पिताका, सूत पिताका और विनय पिताका। अभिधम्म पिताका में आपको पूरा का पूरा कंपाइलेशन मिलेगा जो बुद्धिज्म का डॉक्ट्रिन है और क्या फिलॉसफी है बुद्धिज्म रिलीजन के पीछे इसके बारे में, ठीक है। सूत पिताका के अंदर आपको 10,000 सूत्रास मिलेंगे जो लॉर्ड बुद्धा थे और उनके क्लोज एसोसिएटिव्स थे, उनके बारे में यहाँ पे 10,000 सूत्रास में सूत पिताका के अंदर कंपाइलेशन किया गया है। लास्ट विनय पिताका के अंदर जो आपके नन्स हैं और मॉन्क्स हैं उनको डेली लाइफ में किस तरीके से रहना है ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं। अब देखो अभिधम्म पिताका तो थर्ड काउंसिल में बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल की गई, लेकिन जो सूत पिताका और विनय पिताका है ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में आपकी कंपाइल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन विच लैंग्वेजेस आर श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, कौन कौन से दीपवामसा एंड महावामसा आर रिटन, ठीक है। दीपवामसा और महावामसा किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ये देखो एक श्रीलंकन टेक्स्ट है, पाली लैंग्वेज में इसे लिखा गया है, आपका आंसर हो जाएगा सी। अब देखो ये जो श्रीलंकन टेक्स्ट हैं दीपवामसा महावामसा ये इंडिकेट करते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में बुद्धिज्म के को लेकर यहाँ पे कितने सारे कल्चरल इंटरेक्शंस देखे गए हैं और साथ ही साथ आप देखोगे कि कितने क्लोज एसोसिएट्स हैं जो बुद्धिज्म रिलीजन श्रीलंका और इंडिया के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस वाज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन यूनियन स्टेट रिलेशन इन 1983, यानी कि 1983 में यूनियन और सेंट्रल का जो रिलेशंस है उसके ऊपर यहाँ पे उनको क्या कहते हैं सजेशंस देने के लिए कि किस तरीके से यूनियन और स्टेट रिलेशंस चलेगा, कौन सी कमीशन का अपॉइंटमेंट किया गया था, गठन किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था। बेसिकली 1983 में इस कमीशन को बनाया गया कि सेंटर और स्टेट के बीच में कौन कौन से पोर्टफोलियो का डिविजन्स किया जाए। जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं वो इस कमीशन के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लेवीड बाय यूनियन गवर्नमेंट बट कलेक्टेड एंड एप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझो क्वेश्चन को। विच पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस जिसे यूनियन गवर्नमेंट आपका अप्लाई तो करती है लेकिन उसका कलेक्शन और एप्रोप्रिएशन जो है वो स्टेट करती है। तो आपके आंसर हो जाएगा डी, ए और बी, यानी कि स्टैंप ड्यूटीज और एक्साइज ड्यूटी। अब देखो यहां पर आर्टिकल 268 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि यहां पर दो स्टैंप ड्यूटीज और एक्साइज ड्यूटी जो है वो सेंट्रल जो है वो अप्लाई तो कर सकता है लेकिन कलेक्शन जो है स्टेट करेगी। अब स्टैंप ड्यूटीज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। और एक्साइज ड्यूटी के अंदर आपका अल्कोहल, नारकोटिक्स, मेडिसिन और टॉयलेट प्रिपरेशंस, ये सारे जगहों से टैक्स कलेक्ट करके जाता है। नाउ 10th क्वेश्चन देखिए, ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रिलेटेड टू फैक्टर इन्फ्लुएंस ओशियन करेंट्स, यानी कि ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर जो है ओशियन करंट के ऊपर प्रभाव डालता है, उसे अफेक्ट करता है। क्या क्या है ऑप्शन, रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, ओशियन वाटर डेंसिटी और रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब इन चारों में से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ओशन करंट को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर ऑफ द विंड और आपका ओशियन वाटर डेंसिटी। कैसे, देखो सबसे पहले समझो ओशन करंट्स क्या होते हैं। बेसिकली देखो ये सी वाटर की ही स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, और ये एक रिवर की तरह आपके ओशंस में फ्लो करती हैं। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ठीक है। दो टाइप के करंट्स होते हैं, एक कोल्ड करंट होता है, एक वार्म करंट होता है। अब यहाँ पर ये जो करंट्स हैं ये पूरा का पूरा ओशन रीजन में आपकी ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट, कैसे वेदर इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। आप देखोगे कि अल नीनो और ला नीना में भी यहाँ पे ओशन करंट्स का काफी आप देखोगे कि इन्फ्लुएंस रहता है इन सारी चीजों पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स,
और सपोर्ट फिशिंग एक्टिविटीज। अगर आप नोटिस करोगे तो जितने भी अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स हैं वहां पर कोल्ड और वार्म करंट का मर्जर देखा गया है। जहां ये दो करंट साथ में आते हैं वहां पर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा आता है और वहां पर एक अच्छा फिशिंग ग्राउंड भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following places has never got the vertical rays of the sun? पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर कभी भी सन की डायरेक्ट वर्टिकल रेज नहीं पहुंचती है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ए, श्रीनगर। क्यों नहीं पहुंचती है? आप यहां पे इमेज में देखो, ये है आपका इंडिया। ठीक है, अब आप देखो कि जो श्रीनगर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से काफी दूर लोकेटेड है। अब जो सन रेज हैं ये वर्टिकली देखो कहां कहां पे फॉल हो रही है, इस इन लोकेशन पे। ये जो आपका एरिया है यहाँ पर नहीं, और श्रीनगर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ऑलमोस्ट 1185 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आपका कुछ श्रीनगर लोकेटेड है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको सन की वर्टिकल रेज देखने को नहीं मिलेंगी। तो बेसिकली ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और श्रीनगर के बीच में आपकी दूरी है, इस कारण से आप देखोगे कि जो सन रेज हैं वो वर्टिकली फॉल नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू वेस्टर्न हिमालयास। ठीक है, वेस्टर्न हिमालयास से रिलेटेड यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है ये स्टेटमेंट कि वेस्टर्न हिमालयास लाई वेस्ट ऑफ 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड बिटवीन इंडस एंड काली रिवर। ओके, next statement is saying that vegetation consists of mainly alpine and coniferous forest। दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। इस बेसिस पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो, जो वेस्टर्न आपका हिमालयाज है वो कहा जा रहा है कि इंडस, ये रही है आपकी इंडस और ये रही आपकी काली रिवर, इनके बीच में यहाँ पर आपका वेस्टर्न हिमालयाज जो है वो पाया जाता है। ठीक है, बेसिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लेकर नॉर्दर्न पाकिस्तान तक की रीजन में आपका वेस्टर्न हिमालयाज की रेंज है। कौन कौन से यहाँ पर वेस्टर्न हिमालयाज में अलग अलग छोटी छोटी रेंजेस हैं? तो जंस्कार रेंज हो गई आपकी, पीर पांचल हो गई, धौलाधार रेंज हो गई, ये तीन जो है इंपॉर्टेंट वेस्टर्न हिमालयाज की रेंज है। हाईएस्ट जो पॉइंट है वेस्टर्न हिमालयाज का वो है आपका नागा पर्वत, इंपॉर्टेंट है, आप हाईलाइट कर लो इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय रेडक्लिफ लाइन। कौन सी कंट्रीज रेडक्लिफ लाइन से डिवाइडेड है? आपका आंसर हो जाएगा ए, इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो, अगस्त 17 को 1947 में रेडक्लिफ लाइन जो है ये इंप्लीमेंट की गई, तब से ये इन्फोर्स हुई। बेसिकली सर साइरल रेडक्लिफ जो है ये इनको अपॉइंट किया गया था बॉर्डर कमीशन का चेयरमैन। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर ये रेडक्लिफ लाइन रखी गई है। और यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दो जो है अलग अलग नेशन भारत से डिवाइड करके बने। आप इमेज में देख सकते हो, एक ये है और एक रेडक्लिफ लाइन यहाँ पर है। टोटल अगर डिस्टेंस देखिए तो यहाँ पर 2900 किलोमीटर की ये पूरी की पूरी आपकी रेडक्लिफ लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिवाइडेड बाय डुरंड लाइन। ठीक है, डुरंड लाइन किन किन कंट्रीज के बीच में बॉर्डर फॉर्म करती है? आंसर हो जाएगा आपका ए, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सी, 1893 में सर मॉर्टाइमर डुरांड जो थे ये ब्रिटिश इंडिया के गवर्नमेंट सेक्रेटरी थे। उस समय अफगानिस्तान के रूलर अब्दुल रहमान खान, ठीक है, अब्दुल रहमान खान के साथ इनका एक एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर डुरंड लाइन को जो है ड्रॉ किया गया और तब से हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर एरिया है ये डुरंड लाइन से जो है डिवाइडेड है। Next question is about fundamental duties of citizens. Which of the following is or are among the fundamental duties of citizens laid down by the Indian Constitution? दिए गए चार स्टेटमेंट्स हैं, हमें पता लगाना है कि कौन सी इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, पहला कह रहा है टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। Second is saying to protect the weaker section from social injustice. थर्ड कह रहा है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी।
Fourth is saying that to strive toward excellence in all sphere of the individual and collective activity. तो अब यहाँ पे देखो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 3 और 4 जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है, 1, 3 एंड 4। सेकेंड, वीकर सेक्शन को सोशल इनजस्टिस से बचाना गवर्नमेंट का काम है, सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करना, साइंटिफिक टेम्परामेंट और हमें खुद को डेवलप करना है, एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि हर एक इंडिविजुअल का ये आपका ड्यूटी है कि वो अपने आप को डेवलप करे हर एक क्षेत्र में, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42nd अमेंडमेंट 1976 के दौरान जोड़ी गई थी। बेसिकली स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया और यहाँ पर आप देखोगे कि बेसिकली इंटरनल इमरजेंसी जब भारत के अंदर लगी थी 75 से लेकर 77 के बीच में, उस समय यहाँ पर जरूरत पड़ी कि हमें सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल ड्यूटी देनी चाहिए और 76 में 42nd अमेंडमेंट जब हो रहा था उसमें वन ऑफ द यहाँ पे अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज को एड ऑन करने के लिए भी किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। बताना है कि दिए गए जो एक्ट्स हैं यहां पर, इनमें से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रहेगा सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर डिवाइडेड है वो दिए गए किस एक्ट से लिया गया है बेसिकली। तो देखो आपका आंसर हो जाएगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहां पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो 3 टाइप के यहाँ पे आपको लिस्टिंग प्रोवाइड करता है, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रेजेंट डे में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 लिस्ट पे चलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। 1935 के एक्ट में इन 3 लिस्ट के अलावा जो भी रेसिड्यूरी पावर रहेंगी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दी गई थी। लेकिन प्रेजेंट में यहीं पे हमारा डिफरेंस आ जाता है कि प्रेजेंट में जो रेसिड्यूरी पावर है वो हमने कनेडियन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से बोरो की है और उसके तहत कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यहां पर जो रेसिड्यूरी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दी गई है। Next question is saying which of the following provision of the Constitution of India have a bearing on education। यानी कि यहाँ पर 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल एंड 7th शेड्यूल। अब आपको बताना है कि इन पांचों ऑप्शंस में से कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर एजुकेशन के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 एंड 5, यानी कि डीपीएसपी हो जाएगा आपका, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज हो जाएगा और 5th यानी कि 7th शेड्यूल के अंदर एजुकेशन के बारे में कहा गया है। अब देखो आर्टिकल 45 ऑफ डीपीएसपी यहां पर स्टेट करता है कि जो भी बच्चे हैं एज 14 तक के उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। अब देखो ये आर्टिकल 45 को 2002 में 86th अमेंडमेंट के तहत यहां पर बदलकर ये जो पूरा का पूरा आपका एजुकेशन का प्रोविजन था उसे एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां पर देखोगे जो हम बात कर रहे थे रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज की, तो 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत यहां पर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के अंदर ये प्रोविजन लाया गया कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द विथड्रॉल ऑफ क्ले। क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज नोन एज विथड्रॉल ऑफ द क्ले। ठीक है, विथड्रॉल ऑफ क्ले हम किस केमिकल को कहते हैं? आंसर हो जाएगा ए, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट कुछ इस तरीके का दिखता है, व्हाइट कलर का आपका, ठीक है। ये देखो एक प्यूरिफिकेशन सब्सटेंस है, बेसिकली हम एल्युमिनियम सल्फेट को वाटर प्यूरिफिकेशन में जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट दैट ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट आर ellipses with the sun at one focus of the ellipse।
समझो, पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा लॉ ये स्टेट करता है कि जो हमारे आपकी प्लैनेट्स हैं वो सन को बीच में फोकस रख के और उसके चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में आपका रिवॉल्यूशन करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ कहता है कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन को फोकस में रख के एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और सन जो है हमारा वो मेन फोकस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सॉल्ट ब्रिज। व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल है? ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या है आंसर? ए एंड बी जो ऑप्शन दिए हैं, क्या है ए ऑप्शन? देखो, सॉल्ट ब्रिज जो है वो आयंस के फ्लो को एक सेल से दूसरे सेल में यहां पर अलाउ करता है मूवमेंट करने के लिए, और साथ ही साथ जो सॉल्यूशंस रखे गए हैं दोनों कंटेनर्स में उनके फ्लो को प्रिवेंट करता है। कैसे? यहां आप डायग्राम देखो, ये है आपका सॉल्ट ब्रिज, ये है आपका लेड सोल्यूशन, ये है आपका कॉपर सोल्यूशन। अब ये सॉल्ट ब्रिज यहां से देखो आयंस के फ्लो को जो है, आयंस के फ्लो को तो अलाउ करेगा, लेकिन ये जो सॉल्यूशंस हैं यहां पर ये आउटफ्लो ना हो जाए इसको रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल? यानी कि O2 का जो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है आपका, उसके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, जो होती है O2 के बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू। देखो, जो हमारा O2 यानी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ठीक है, एंड दे आर अटैच टुगेदर विथ अ डबल बॉन्ड। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं और इसी वजह से जो इनकी जो बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू होती है वो 2 होती है। नेक्स्ट इज विच गैस इज कॉल्ड फायर डैम्प इन कोल माइंस? ठीक है, फायर डैम्प किसे कहते हैं? कोल माइन के अंदर देखो एक गैस होती है जिसे हम फायर डैम्प कहते हैं। तो यहां पर फायर डैम्प तो उसका एक जो नेमिंग नाम दिया गया है उसको कहा जाता है जनरली नोन एज फायर डैम्प। वो गैस कौन सी होती है यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा डी, मीथेन। ओके, यहां पर देखो जो ये मीथेन होती है ये बहुत जो आपकी कोल माइंस होती है ये वहां पर जो है पाई जाती है। बेसिकली अगर आप मीथेन का 5 to 14% अगर ये एयर के इंटरेक्शन में आ गई तो हाईली इन्फ्लेमेबल गैस होती है और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कॉज करती है। इस गैस का फॉर्मेशन जो बेसिकली जो जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है आपका और कार्बनाइजेशन के प्रोसेस से ये मीथेन गैस फॉर्म होती है कोल माइंस के अंदर। ठीक है, अगर हम देखें तो फायर डैम का एक और नाम है, इसे कभी कभी कार्बोनिफेरस नेचुरल गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट इज विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ सीड्स? स्टडी ऑफ सीड को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा बी, स्पर्मेटोलॉजी। स्पर्मेटोलॉजी के अंदर जो हमारे सीड्स हैं हम उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक और वो पर्टिकुलर सीड या फिर जो उसका प्लांट होगा वो इन्वायरमेंट में कैसे इंटरेक्ट करेगा, ये सारी चीजों की हम स्टडी स्पर्मेटोलॉजी के अंदर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लूनी रिवर विच ओरिजिनेट्स इन अरावली रेंज? ठीक है, लूनी रिवर विच ओरिजिनेट्स इन अरावली रेंज एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी कि लूनी रिवर अरावली रेंज से निकलकर कहां पर खत्म होती है यही हमें बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा रन ऑफ कच्छ। ठीक है, आप यहां पे इमेज में देख सकते हो ये है आपकी लूनी रिवर जो कि अरावली की पुष्कर वैली से निकलती है अजमेर के पास से। ठीक है, और ये मार्शी लैंड पर जाकर जो है खत्म हो जाती है रन ऑफ कच्छ गुजरात में। नेक्स्ट इज इंडिया हैज हाउ मेनी सीज्मिक जोन्स? भारत के अंदर कितने भूकंपीय क्षेत्र हैं ये सवाल पूछा गया है। आंसर हो जाएगा सी, 4 सीज्मिक जोन्स भारत में पाई जाती हैं। अब देखो यहां पर फर्स्ट यहां पर मेंशन नहीं किया गया है, जोन सेकंड होती है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ होती है, ये होती है हमारी 4 जोन्स। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे जो जोन फिफ्थ है वो वेरी हाई रिस्क जोन है, 4 जो है वो कंपैरेटिवली उससे कम है, जोन थर्ड मॉडरेट है और जोन सेकंड के अंदर लो रिस्क जोन के एरियाज आते हैं। यहां पर अलग अलग जो आपका कलर है उसके हिसाब से एरियाज मैप के अंदर इंडिकेट किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए
The new alluvial deposit along the flood plains of the river is known as which of the following? ठीक है, पूछा जा रहा है कि जो आपकी फ्लड होती है, यानी कि देखो जो आपका रिवर होता है उसके आसपास का एरिया, जहां पर जब नदियां बढ़ती हैं, जब उनमें फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो वो आगे की तरफ बढ़ती हैं। जब वो आगे की तरफ जाएंगी बाकी के एरियाज में, तो वो वहां पे एक न्यू अलोवियल डिपोजिशन करती हैं। तो उस न्यू अलोवियल डिपोजिशन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा खादर। ठीक है, खादर देखो ये एक न्यू अलोवियल जो डिपोजिशन होता है फ्लड्स की वजह से, उसको हम खादर कहेंगे। बेसिकली खादर का कंपोजिशन क्या होता है, ये देखो फाइन सिल्ट, क्ले, मड और सैंड से मिलकर बना होता है। कलर कैसा होता है, पेल कलर होता है। टेक्सचर इनका मीडियम टू फाइन होता है। ऑर्गेनिक कंटेंट का परसेंटेज बहुत ही कम पाया जाता है, बट दो ये जो सॉइल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं। बेसिकली ये जो खादर रीजन है आपका, ये रिवर बैंक्स और जो फ्लड प्लेन्स का एरिया है वहां पाई जाती हैं। क्योंकि देखो ये वहीं पाई जाएंगे, क्योंकि रिवर और फ्लड प्लेन्स है, जब नदियां बढ़ रही हैं तभी तो इनका डिपोजिशन हो रहा है, तो इनकी लोकेशन भी वहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज moderates and the extremists in the Indian National Congress split in 1907 at which of the following sessions? ठीक है, तो यहां पर सूरत सेशन, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए, सूरत सेशन 1907 में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है अलग अलग हो गए। रीजन क्या था इनके कॉन्फ्लिक्ट का, देखो 1907 में जब सूरत सेशन कंडक्ट कराया जा रहा था, तो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि लाला लाजपत राय जो है उस सेशन के प्रेसिडेंट बने, बट यहां पर डॉक्टर राज बिहारी घोष को जो है कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया। और इसी पॉइंट पे यहां पर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी में डाई बट गांधीज्म विल रिमेन फॉरएवर। ठीक है, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधी जी सेड दिस, यानी कि किस सेशन में गांधी जी ने यह कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीज्म जो है वो हमेशा रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, कराची सेशन 1931। कराची सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। बेसिकली यहां पर गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया गया था। इस सेशन के प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसी जो भारत की रहेगी उसका रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था। और इसी सेशन में गांधी जी ने यह पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कोट किया था। नेक्स्ट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism make their own food, ठीक है, from simple substance is called what? पूछा जा रहा है कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपल सब्सटेंस का यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ए, ऑटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं इन्हें। बेसिकली जो ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि आपका वाटर हो गया, मिनरल सॉल्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का यूज करके जो है ये अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो ये जो जितनी भी सनलाइट ट्रैपिंग जो होती है ये क्लोरोफिल के अंदर होती है, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है जितने भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर पाया जाता है। ये बेसिकली ग्रीन कलर का होता है। अब कुछ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स देखते हैं। एल्गी, प्लांट, कई तरीके के फंजाई। बेसिकली फंजाई में देखोगे आपकी सभी नहीं होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं। बैक्टीरिया हो गया, और फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन एल्गी आर नोन एज व्हाट? ग्रीन एल्गी को हम और क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्लोरोफाइसी कहते हैं हमें। क्यों कहते हैं, देखो यहां पर जो एल्गी होता है वो एक थाइलॉइड प्लांट होता है। इसके अंदर भी जो है आपका क्लोरोफिल यानी जो ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफिल होता है वो पाया जाता है, और ये जो है अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोफिल इनके अंदर पाया जाता है, इस कारण से इनका नाम आपका क्लोरोफाइसी रखा गया है। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट सेगमेंट, ये होमवर्क क्वेश्चन है। आप सब इसे अच्छे से पढ़ोगे, और जितने भी आपने अभी तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो सारा का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। साथ ही साथ आप जो आंसर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ, ठीक है। अब यहां पर देखो जो होमवर्क क्वेश्चन है आपका, उसमें पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये 4 रेसिप्ट आपकी दी हुई हैं। अब हमें ये पता लगाना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि रिगार्डिंग द सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो इन चारों में से कौन कौन से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या रेसिप्ट जो है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करो। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रही हूं, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट parchamclasses.in पर अवेलेबल हो जाएंगी, वहां से जाकर आप पीडीएफ अवेल कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर।